हेलो स्टूडेंट्स, अब बीएससी पार्ट फर्स्ट के केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में आपका वेलकम है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि अपने केमिस्ट्री में पेपर थर्ड है, का यूनिट 5 केमिकल काइनेटिक्स मीन्स रसायन बलगति का स्टडी करेंगे। रसायन बलगति की मीन्स, रसायन मीन्स जितने भी अपने चारों तरफ जो केमिकल होते हैं वो सारे रसायन में आते हैं। और बलगति की मीन्स उनका मूवमेंट होना, मूवमेंट मीन्स उनकी गति होना। तो उनकी गति किसी भी अभिक्रिया में किस प्रकार होती है और उस पर क्या क्या कारक का प्रभाव पड़ता है, वो सब स्टडी की जाती है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी में। मीन्स रासायनिक बलगतिकी में हम अभिक्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। यह एक भौतिक रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम रेट ऑफ द रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया के वेग व उसके ऊपर जितने कारक निर्भर करते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। तो प्रस्तावना, पहला अपना टॉपिक है प्रस्तावना। मीन्स रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया वेग तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित किए जाने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतिकी, इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। मीन्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग व उस पर पड़ने वाले कारकों का अध्ययन रसायन विज्ञान में केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आता है। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो ये एक रिएक्शन मिक्सचर है। मीन्स इस बीकर में हमने अभिकारक ले रखे हैं। अभिकारक जितनी जल्दी उत्पाद में परिवर्तन होंगे वह अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। और इस अभिक्रिया मिक्सचर पर ताप, दाब, सांद्रता आदि के प्रभावों का अध्ययन दोनों रासायनिक बलगति में शामिल होता है। मीन्स अभिकारक कितनी जल्दी उत्पाद में परिवर्तित होते हैं और इस अभिक्रिया मिश्रण पे इन प्रभावों जैसे ताप, दाब व सांद्रताओं का क्या प्रभाव पड़ता है, इनका अध्ययन ही अपने क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक विज्ञान है। अब चूंकि एक रिएक्शन में रासायनिक साम्य भी होता है, ऊष्मागतिकी भी होती है और केमिकल काइनेटिक्स मीन्स रासायनिक बलगति भी होती है। मीन्स एक ही रिएक्शन में हमारे पास में ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स, मिक्स, रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम
तथा रासायनिक बलगतिकी मीन्स केमिकल काइनेटिक्स, तीनों का प्रभाव होता है। मीन्स एक अभिक्रिया को ये तीनों प्रभावित करते हैं, तो इनमें आपस में क्या परिवर्तन होता है वो कैसे अपन बताते हैं। देखो, ऊष्मागतिकी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने या न होने की संभावना को बताती है। मीन्स ऊष्मागतिकी यह बताती है कि ये रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स रासायनिक साम्य यह बताता है कि अभिक्रिया के दौरान कितना उत्पाद बनेगा, मतलब बनने वाली उत्पाद की मात्रा को संबंध बताता है। रासायनिक बलगतिकी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी जल्दी रिएक्शन होगी, कितनी जल्दी उस रिएक्शन को प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, वो चीज़ें अपन को बताती है। मतलब ये अपन को बताती है स्पीड, मीन्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को ये बताएगी। उसमें उत्पाद कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, अमाउंट मीन्स उत्पाद कितना बनेगा वो बताएगा रासायनिक साम्य। और रिएक्शन की संभावना पॉसिबिलिटी कौन बताएगी, थर्मोडायनामिक्स मीन्स कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो बताएगी थर्मोडायनामिक्स। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें उत्पाद कितना बनेगा वो बताएगा अपन को रासायनिक साम्य। और वो उत्पाद कितनी जल्दी बनेगा वो कौन बताएगा, रासायनिक बलगतिकी। मीन्स अपने पास में एक केमिकल रिएक्शन को बताने के तीन तरीके होते हैं, जिसमें से उसकी संभावना, उसमें बनने वाले उत्पाद की मात्रा और वो उत्पाद कितने टाइम में अपन को प्राप्त होता है, ये तीनों चीज़ें बताती है। इनकी अपन अलग अलग माध्यमों में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ईयर जो कि अपना बीएससी का पार्ट फर्स्ट है, उसमें अपन केवल इसकी स्टडी करेंगे। मीन्स ये दोनों अपन अगली क्लासों में स्टडी करेंगे। ये वाली अपने सब्जेक्ट कोर्स वर्क में शामिल है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 है। अब अपन अपने रासायनिक बलगतिकी पे वापस आते हैं। तो जैसा कि अपन ने शुरुआत में देखा कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, कि अभिक्रिया वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन क्या होता है, रासायनिक बलगतिकी होती है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अपन रासायनिक बलगति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। हम रासायनिक बलगतिकी के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो अपना टॉपिक होगा अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ पर अपना फर्स्ट पॉइंट आएगा कि रासायनिक बलगति के आधार पर बलगतिकी के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के 3 प्रकार होते हैं। मीन्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल काइनेटिक्स के आधार पर उन अभिक्रियाओं को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले ही होती है तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं मीन्स फास्ट रिएक्शंस। दूसरी होती है मंद अभिक्रियाएं,
स्लो रिएक्शंस, तीसरी होती है अति मंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन। मीन्स रासायनिक बलगति के आधार पर अपने पास में अभिक्रियाओं के तीन प्रकार होते हैं। तीव्र अभिक्रियाएं फास्ट रिएक्शन जो कि बहुत तेज गति से होती है, दूसरी मंद अभिक्रियाएं जो कि नॉर्मल गति से होती है, तीसरी होती है अति मंद अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को तीन भागों में अपन बांट सकते हैं, तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं। अब अपन एक के बाद एक इन अभिक्रियाओं को स्टडी करेंगे कि ये अभिक्रियाएं में अभिक्रिया वेग क्या होता है और उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं। पहला प्रकार है तीव्र अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ पलों में मीन्स कुछ सेकंड में या मिली सेकेंड्स में पूर्ण हो जाती है, वो अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट और रिएजेंट को मिलाते ही क्या हो, तुरंत ही अभिक्रिया हो जाए, वो कौन सी अभिक्रिया की कैटेगरी में आती है? तीव्र अभिक्रिया की कैटेगरी में आती है। मीन्स वे अभिक्रियाएं जो कुछ सेकंडों या सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण, आयनिक अभिक्रियाएं इन अभिक्रियाओं का उदाहरण होती है। मतलब यदि अभिकारकों का प्रकार आयनिक है तो उनकी अभिक्रियाएं बहुत ही तीव्र होती है। मीन्स अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे अगर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को अगर मैं सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करूं तो ये अभिक्रिया अपनी पलक झपकने से पूर्व ही संपन्न हो जाएगी। मीन्स इस अभिक्रिया में हमको सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवशेप तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा, इसका श्वेत अवशेप तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। मतलब उदाहरण में कौन सी अभिक्रियाएं आ जाएगी? सारी की सारी आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाओं का उदाहरण है। जितनी भी आयनिक रिएक्शन होगी वो सभी तीव्र गति से होगी। ऐसा क्यों होता है? देखो, आयनिक अभिक्रियाओं में जो भी अपने अभिकारक है, रिएक्टेंट है, वो आयनों की उपस्थिति में रहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में जो AgNO3 है वो विलयन में Ag+NO3 की फॉर्म में रहेगा तथा NaCl है जो Na और Cl की फॉर्म में रहेगा। तो इन अभिक्रियाओं में हमको ये बंध जो कि सोडियम और क्लोराइड के मध्य है तथा सिल्वर और नाइट्रेट के मध्य है, इन बंधों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहले से ही जलीय विलयन में टूटे हुए रहते हैं। तो इनके लिए हमको न तो ऊर्जा देनी पड़ती है, न ही इनके लिए हमको टाइम देना पड़ता है। तो जैसे इन दोनों मिक्सचरों को मिलाया जाता है, ये तुरंत ही अपने अपने रेस्पेक्टिव आयनों के साथ
प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्योंकि इनमें इनके मध्य के आकर्षण बलों को तोड़ना नहीं पड़ा, उसके लिए कम समय लगा, इसलिए ये तुरंत ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं और इसमें लगने वाला समय काफ़ी कम होता है। तो वे अभिक्रियाएं जो कुछ सेकंडों या सेकंड से भी कम मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में संपन्न हो जाती है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। अब इन अभिक्रियाओं को हम नॉर्मल प्रयोगशालाओं लेबोरेटरीज में स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए जो अभिक्रिया वेग की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। तो अपनी जो नॉर्मल सामान्य प्रयोगशालाएं रहती है उसमें अपने पास में ऐसे उपकरण नहीं होते हैं जिनकी सहायता से इस प्रकार की तीव्र गति को मापा जा सके। जैसे अपन रोड पे चलने वाले वाहनों की अधिकतम गति 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अधिकतम गति मतलब जो हाईवे पे चल रहे हैं 200 तक मैक्सिमम चलते हैं, तो वहाँ पर जो भी इंटरसेप्टर वगैरह लगी होती है वो 200 तक की गति को ही नाप सकती है। लेकिन अगर वहाँ से कोई 400 या 500 किलोमीटर पर आवर की गति से कोई गुजरेगा तो उसको मापने के लिए साधन नहीं होते हैं। ऐसे ही इन अभिक्रियाओं को मापने के लिए नॉर्मल प्रयोगशालाएं, जो अपने यूनिवर्सिटी की प्रयोगशालाएं, जिला की प्रयोगशालाएं होती हैं, उनमें उपकरण नहीं होते हैं, तो इनका मापन संभव नहीं है। मतलब इन अभिक्रियाओं का अध्ययन अपन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पर चलते हैं। मंद अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों, कुछ घंटों या 1-2 दिन में पूर्ण हो जाती है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए बहुत कम समय लगता है, अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कम समय लगता है, किनसे? आयनिक से तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन नॉर्मल 1-2 दिन के अंदर अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। तो वे अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों, कुछ घंटों और 1-2 दिन में पूर्ण हो जाती है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कुछ ही समय लगता है, मंद अभिक्रियाओं की कैटेगरी में आती है। उदाहरण N2O5 के विघटन की बात करें तो ये अभिक्रिया कुछ मिनटों में ही पूर्ण हो जाती है तथा ये उत्पाद के रूप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है। तो इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कम समय लगता है। अगर मैं और अभिक्रिया की बात करूं, जैसे एथीन का हाइड्रोजनेशन प्लेटिनम की उपस्थिति में या निकल की उपस्थिति में करवाने पर यह अभिक्रिया भी कुछ ही समय में पूर्ण हो जाती है। तो वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कम समय लगता है, मंद अभिक्रियाओं की श्रेणी में आती है। जैसे लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग 1 दिन में अगर तुम बाहर रख के रखेंगे तो 1 दिन में भी लग जाएगी, अंदर रखेंगे तो उसको लगने में 3-4 दिन का समय लग जाएगा, और बारिश के टाइम में वो कुछ मिनटों में भी लगने लग जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो कम समय में ही पूर्ण होने लगती है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है।
अब हम तीसरे प्रकार की अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। थर्ड टाइप है अपना अति मंद अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो सालों में पूर्ण होती है, मतलब जिनको कंप्लीट होने में बहुत अधिक समय लग जाता है, 1000 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, वो अभिक्रियाएं इन अभिक्रियाओं की कैटेगरी में आती है। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सालों में पूर्ण होती है, अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उदाहरण, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्वारा जल का निर्माण। अगर अपन कमरे के ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से जल का निर्माण कराना चाहें तो ये अभिक्रिया कंप्लीट होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेती है। अगर ये अभिक्रिया के लिए समय कम लगता तो अपने धरती पर पानी की कमी नहीं हो पाती, क्योंकि अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में तथा अपने धरती में भी ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन की भी कुछ मात्रा उपस्थित है, तो ये अभिक्रिया अगर आसानी से हो पाती तो ये वाटर की कमी अपने अर्थ पे नहीं हो पाती। लेकिन क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत सालों में होती है तो मतलब वाटर बनने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी हो जाती है, इसमें अपनी 1-2 पीढ़ियाँ भी निकल जाती है, तो अपने को वाटर की जो मात्रा है वो अपनी धीरे धीरे कम ही होती जाती है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि वाटर का अमाउंट अपनी धरती पे बढ़ रहा है, क्योंकि जो अभिक्रिया है ये कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। अगर इस अभिक्रिया को उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएं, जैसे प्लेटिनम में, तो ये अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। लेकिन चूंकि प्लेटिनम एक दुर्लभ धातु है तो इस अभिक्रिया की जो मात्रा होगी, मतलब राशि होगी, वो बहुत ज़्यादा आएगी, जो कि हर कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। अतः उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मध्य होने वाली अभिक्रिया अति मंद अभिक्रिया है। दूसरी, अगर हम हीरे को लंबे समय तक रखें, लंबा समय मीन्स हजारों साल, यहाँ हजारों साल की बात हो रही है, तो हीरा ग्रेफाइट में परिवर्तन हो सकता है। ग्रेफाइट में परिवर्तन संभव है। मतलब ऊष्मा गति के अनुसार हीरे का ग्रेफाइट में परिवर्तन संभव है, लेकिन ये विक्रिया हजारों सालों में पूर्ण होती है, तो अपन को हीरा हमेशा के लिए हीरा ही दिखता है, क्योंकि हजारों सालों तक किसी भी चीज़ में परिवर्तन को मापना संभव नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए, तो अपन कहते हैं हीरा सदा के लिए हीरा ही है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में बहुत ही ज़्यादा समय में पूर्ण होती है, अतः ये अति मंद अभिक्रियाओं की श्रेणी में आती है। तो रासायनिक बलगति के अनुसार 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, जिन्हें हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे रासायनिक वेग को या अभिक्रिया वेग को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया वेग, मीन्स
जो अपन ने बातें करी कि ये अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी, ये थोड़ी लेट होगी, इसमें इतना टाइम लग जाएगा, इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो अभिक्रिया वेग होता क्या है? अभिक्रिया वेग होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की इकाई समय में हुए सांद्रता परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको बोला जाता है अभिक्रिया वेग बोला जाता है। मीन्स किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। मीन्स अगर इसका अपन फॉर्मूला बनाना है चाहे तो अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है वो अभिकारक की भी हो सकता है या उत्पाद की में, उसमें लगा समय दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाती है? अभिक्रिया वेग की वैल्यू आ जाती है। मतलब अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो अभिक्रिया वेग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में जो परिवर्तन होता है उसको अभिक्रिया वेग कहते हैं। और फॉर्मूला के रूप में सांद्रता परिवर्तन, मान लो सांद्रता अभी 1 मोल पर लीटर थी, 10 मिनट के बाद सांद्रता 0.5 मोल पर लीटर रह गई, तो इसके लिए अभिक्रिया वेग कितना होगा? तो अपन लिखेंगे अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन कितना हुआ? 1 से 0.5 गया, तो मतलब 0.5 अपॉन उसमें लगा समय कितना है? 10। तो अपने पास में क्या आ गया? अभिक्रिया वेग 0.05 मोल पर लीटर, और यहाँ पर अपने टाइम मिनट में लिया है तो मिनट इनवर्स। ये क्या आ गया अपने अभिक्रिया वेग? मतलब 1 मोल से 0.5 मोल तक सांद्रता गई और इसमें लगा 10 मिनट, तो अभिक्रिया वेग कितना होगा? सांद्रता परिवर्तन बटा समय। तो सांद्रता परिवर्तन हुआ 0.5 हुआ और उसमें लगा समय कितना हुआ? 10। तो यहाँ पर क्या हुआ? अपने पास में जो अभिक्रिया रेट क्या आ गई? 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स अपने पास में क्या आ गया? अभिक्रिया वेग आ गया। तो ये होता है अभिक्रिया वेग, सांद्रता में परिवर्तन बटा उसमें लगा समय। नेक्स्ट, अब अपन अभिक्रिया वेग के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया वेग के प्रकार, देखो अभिक्रिया, जैसे अपन ने केमिकल रिएक्शनों के प्रकार पढ़े थे, किसके अकॉर्डिंग? रासायनिक बल गति के अकॉर्डिंग अपन ने 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शनें पढ़ी थी, तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं। ऐसे ही अपने पास में अभिक्रिया वेग के भी प्रकार होते हैं। तो अभिक्रिया वेग के 3 प्रकार अपने पास में होते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन
अभिक्रिया वेग के